हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भी अभी हमारे डिफेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कुछ यानी एक प्रकार सीरीज चल रही है और इसके हमारे ऑलरेडी यानी 7-8 लेक्चर आ चुके हैं। और अभी हमारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की चल रही है, जिसके अंदर समतल दर्पण है, इसके अलावा प्रकाश का अपवर्तन है, इस पर आधारित काफी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसे आगे देखो, आज के लेक्चर के अंदर हम यानी यही प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनके बारे में छोटी छोटी बातें करेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो आपका सवाल है वो है, डूबते हुए सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का परावर्तन। तो इसका सही आंसर है भाई प्रकाश का अपवर्तन। क्या आंसर है? प्रकाश का अपवर्तन। इसके बारे में भी बताएंगे। इससे आगे देखो, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन और तारे के पदार्थ का उच्च घनत्व है, तारे में हाइड्रोजन का लगातार जलते रहना और तारे की आभासी स्थिति में स्थिरता तारे की वास्तविक स्थिति से थोड़ा भिन्न बदलती प्रतीत होती है। तो इसमें ऑप्शन आपके भाई चौथा सही है। इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा थोड़ा। अब देखो, श्यामपट्ट पर काला दिखाई देता है क्योंकि मैंने पीछे के लेक्चर में बताया था, कोई भी वस्तु काली कब दिखाई देती है? जब वो सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं तो वो वस्तु काली दिखाई देती है। तो श्यामपट्ट यानी आपका जो बोर्ड होता है वो काला, जैसे अभी आपके सामने जो बोर्ड है वो व्हाइट बोर्ड है। ये व्हाइट कलर का क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। इसी वजह से व्हाइट कलर की जो चीजें होती है ठंडी होती है ना, और जो काली चीजें होती है उनको धूप में ले जाते हैं तो वो जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सभी रंगों को परावर्तित करता है, काले रंग को परावर्तित करता है, किसी रंग को परावर्तित नहीं करता, काले रंग को अवशोषित करता है। सभी रंगों को परावर्तित, एक तो देखो, सभी रंगों को परावर्तित करता है या किसी रंग को परावर्तित नहीं करता। तो ये ऑप्शन सही है। किसी रंग को परावर्तित नहीं करता, इसका मतलब सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। एक चीज और ध्यान रखना, काला कोई रंग नहीं है भाई, है ना। काला कोई रंग नहीं है, यानी ये जो आपके जो ये ब्लैक कलर होता है वो एक प्रकार का बैकग्राउंड होता है। यानी जब आप सारे रंग साफ कर देते हो तब लास्ट में कौन सा रंग बचता है? काला, है ना। तो ये वास्तव में कलर की गिनती के अंदर नहीं आता है। जैसे हम बाकी की बात करते हैं ना, व्हाइट की, ग्रीन की, येलो की, ये उस हिसाब से नहीं होता। ये एक प्रकार का बैकग्राउंड कलर होता है ना। अब देखो, इनके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार से बता देता हूँ इन सब के बारे में। तो देखो, वास्तव में होता क्या है कि चाहे सूर्य अस्त हो चाहे सूर्य उदय हो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, वो कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, बाकी सभी घटनाएं आपके समझना आसान हो जाएगा। जैसे आपके पास में कोई बैटरी है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, उसकी आंख है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण निकली तो इस आदमी को ये जो प्रकाश की किरण, यानी कोई भी प्रकाश की किरण जब आंखों में आती है तब हमें उसका स्रोत दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? स्रोत। भाई प्रकाश की किरण कहीं ना कहीं से तो आ रही है, तो स्रोत, जैसे सूर्य के प्रकाश की किरण जब हमारी आंख में आती है तब हमें सूर्य दिखाई देता है ना, क्योंकि सूर्य वो स्रोत है जिससे वो प्रकाश की किरण निकल रही है। अब देखो, अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा होता और यही प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ के ऐसे आती इसकी आंख, तो हमारी आंखें तो सीधा देखती, तो इस बैटरी का जो प्रतिबिंब वो कहाँ बनता है? यहाँ बनता है। यानी इस वाले आदमी को ये बैटरी यहाँ पर दिखाई देती है ना। ये प्रकाश की घटनाओं का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे बाकी सभी चीजें आसानी से समझ में आ जाती है ना। तो यहाँ पर आपको बैटरी यहाँ पर दिखाई देगी, इस चीज को आप याद रख लेना। अब देखो, बात करते हैं सूर्य की। तो देखो, जैसे ये हमारी पृथ्वी, इसके चारों तरफ ये हमारी पृथ्वी, यानी सॉरी ये हमारा वायुमंडल, और ये आपका निर्वात यानी वैक्यूम। आपका सूर्य भाई यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है ना, अस्त हो रहा है। यहां से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, तो जब वो ऐसे आएगी तो वह अविलंब से क्या करेगी? दूर हट जाएगी, है ना। प्रकाश की किरण को ऐसे करने से अविलंब ऐसे मान लो, है ना। तो प्रकाश की किरण या इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, चित्र को देखो थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा ना। ये तो हमारी पृथ्वी और ये हमारा एटमोस्फियर, और यहाँ पर आपका सूर्य है ना। यहां से कोई प्रकाश की किरण आई ऐसे, इस टाइप से आई, तो ये तो प्रकाश की किरण है, यहाँ पर इस प्रकार अभिलंब बना लो, है ना। तो देखो, यहाँ पर जब ये अभिलंब हमने बना लिया और यहाँ पर निर्वात है, यहाँ पर वायु है, निर्वात की तुलना वायु ज्यादा सघन होती है, जब प्रकाश विरल से सघन में घुसता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं। प्रकाश किरण को इधर जाना चाहिए, प्रकाश की किरण किधर जाएगी? इधर जाएगी। तो सूर्य कहाँ दिखाई देगा? इसको यहाँ पर दिखाई देगा, है ना। यानी यहाँ पर कोई अगर आदमी खड़ा होता, मान लो ये थोड़ी पृथ्वी बड़ी बना लेते हैं, और यहाँ पर कोई अगर आदमी खड़ा होता तो उसको सूर्य यहाँ ना दिखाई देकर यहाँ पर दिखाई देगा। यही होती है सूर्य की आभासी स्थिति में। क्या स्थिति होती है? आभासी स्थिति। मान लो सूर्य यहाँ पर होता आपका, यहाँ पर इस टाइप से, ना। तो देखो, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे निकलती
और इस टाइप से आती, तो ये इधर जाने से अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो यहाँ पर खड़े आदमी को ये सूर्य यहाँ पर दिखाई देगा, यानी उस क्षैतिज से थोड़ा ऊपर उठा हुआ इसको दिखाई देगा, है ना। यही होती है सूर्य की आभासी स्थिति। अब तारे क्यों टिमटिमाते? तारे वास्तव में टिमटिमाते नहीं है। तारे जो होते हैं वास्तव में, जैसे हमारा सूर्य है वो भी एक प्रकार का क्या है, तारा। ये स्थिरता से बिल्कुल जलते रहते हैं नाभिकीय सलिल अभिक्रिया के द्वारा, है ना। तो ये जैसे ये हमारा तारा है और ये हमारा वायुमंडल है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है पृथ्वी के ऊपर। तो हमारा जो वायुमंडल है ये अनेक परतों से मिलकर बना है, और ऊपर की परतों का घनत्व कम होता है, नीचे की परतों का घनत्व ज्यादा होता है, क्योंकि ऊपर की पूरी वायु का नीचे दबाव होता है, यानी हमारे आसपास में घनत्व सबसे ज्यादा होता है ना। और जब ये सूर्य का प्रकाश या यानी तारे का प्रकाश यहाँ तक इस प्रेक्षक की आंखों में आता है, तो जब ये प्रेक्षक की आंखों में आता है तब वह वायुमंडल के अनेक परतों से गुजरता है, जिससे प्रकाश अपवर्तित होता हुआ आता है। और हवा का घनत्व है यानी हर एक परत के बाद बदलता रहता है, इसलिए प्रकाश की किरण कभी तो यहाँ जाती है कभी यहाँ। जैसे आप यहाँ खड़े आंख में आ रही कि कभी प्रकाश की इधर चलेगी कभी इधर चलेगी, तो जब आंख में आएगी तब दिखाई देगी, इधर जाती नहीं दिखाई देगा, इधर जाते नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार की कंडीशन इसके अंदर होती है। बिल्कुल श्याम पटवाड़ा तो मैं आपको बता चुका हूँ। सवाल नंबर 4 में निर्वात में प्रकाश का वेग किस चीज में डिपेंड करता है? इसकी तरंग दैर्ध्य पर, आवर्ती पर, इसकी तीव्रता पर, या किसी पर नहीं। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो फिक्स है, यानी इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। निर्वात में प्रकाश का वेग जो है वो फिक्स रहता है सभी रंगों का, और वो कभी भी चेंज नहीं होता, यानी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसके अंदर। अब देखो इसके बाद में सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है भाई कि किसी प्रकाशीय माध्यम में अपवर्तनांक किसके साथ बदलता है? माध्यम की प्रकृति के साथ, किरण के आपतन कोण में परिवर्तन, और आपतित किरण का रंग। तो इसमें से पहला और तीसरा सही है, दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा, या पहला दूसरा तीसरा, तो यानी तीनों सही है। तो इसमें सही ऑप्शन है भाई पहला। एक चीज याद रखना कि जो अपवर्तनांक होता है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? देखो, सबसे पहला तो माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है, एक आपतित किरण का रंग, है ना, यानी वास्तव में तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं। तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है कोची फॉर्मूले से, और ताप पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। ये चीज आप इसके अंदर ध्यान रखना। तो इसमें आपतन कोण चाहे कोई भी हो, इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखो, एक प्रकाश पुंज 20 मीटर पर सेकंड के वेग से 1.5 अपवर्तनांक के किसी कांच के गुटके पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होता है। देखो, तो ये बोल रहा है गुटके के अंदर प्रकाश पुंज का वेग क्या होगा। मान लो इस टाइप का एक गुटका है, यहाँ पर प्रकाश v वेग से आपतित हुआ 45 डिग्री के एंगल पर। इसका अपवर्तनांक 1.5 को हम लिख सकते 3/2, बार का अपवर्तनांक 1। तो इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है, sin i बटे sin r बराबर μ2 बटे μ1 बराबर v1 बटे v2। इसे आप जो चीज चाहो वो निकाल सकते हो। अब देखो अपवर्तनांक दे दिया, μ2 की वैल्यू 3/2, और इसकी ये रिलेशन काम में ले लो, तो इसकी 1, μ1 की वैल्यू 1, v1 की वैल्यू v, और v2 की v, तो v2 बराबर 2v/3 हो जाएगा। ये v2 की वैल्यू आ गई, तो देखो क्या होगा, 2v/3 हो जाएगा। अब 7वां सवाल देखो, 7वां 3 प्राथमिक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंग में ध्यान रखना, नीला, हरा, लाल ये होता है ना। अब देखो अगला सवाल नंबर 8 में दर्शाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का निकट तथा दूर बिंदु कर्म से होता है 0 तथा 25, 0 तथा अनंत, 25 तथा 100 सेंटीमीटर, और 25 तथा अनंत। तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कोई भी जो स्वस्थ आंख होती है उसका निकट बिंदु तो होता है उससे 25 सेंटीमीटर दूर, है ना, और जो दूर बिंदु होता है अनंत पर। और 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है इसको कहते हैं दृष्टि परास, यानी विजुअल रेंज भी इसको कई बार कहा जाता है। अब इसके बाद में देखो सवाल नंबर 9। तो यहाँ पे सवाल नंबर 9 के अंदर है कि देखो, किसी परावर्तक खगोलीय दूरदर्शी में दर्पण का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण वो मुक्त होते हैं वर्ण विपतन से। दर्पण में वर्ण विपतन का दोष नहीं पाया जाता है ना। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दर्पण की फोकस दूरी रंगों पर डिपेंड नहीं करती, है ना। ये मैंने पीछे के एक वीडियो में आपको बताया भी था। दर्पण की जो फोकस दूरी है वो प्रकाश के कलर पर डिपेंड नहीं करती है। लाल रंग के लिए वही फोकस दूरी होगी जो बैंगनी रंग के लिए होती है, वही नीले रंग के लिए भी होगी। इसी वजह से ये वर्ण विपतन के दोष से मुक्त हो जाती है। इसी वजह से वहां पर दर्पण का उपयोग किया जाता है। कई बार यहाँ पर परवलयाकार दर्पण लिखा जाता है, तो इसमें वर्ण विपतन और गोलीय विपतन दोनों होते हैं,
परवलयाकार दर्पण तो गोलीय विपतन को दूर करता है, और जो दर्पण है, ये जो शब्द है, इससे आपके वर्ण विपतन, यानी अगर परवलयाकार दर्पण आए तो दोनों सही होंगे कि दोनों दूर हो जाते हैं। अब इसके बाद में देखो सवाल नंबर 10, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है सभी रंगों के लिए समान, लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी नीले प्रकाश के लिए कम। तो इसमें आपको कई गाइडों में ये ऑप्शन सही मिलेगा, है ना, वहां पर आप जब उसकी यानी एसओ सीट में देखोगे तो, लेकिन जबकि ये गलत है, ये सही होता है। ऐसा देखो किस कारण है, आपका कोई उत्तल दर्पण है, देखो देखो भाई, ये आपका कोई उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण में लाल प्रकाश, ये आपके प्रकाश की कलर है व्हाइट, तो इसमें लाल प्रकाश किरण तो कम विचलित होती है, बैंगनी प्रकाश ज्यादा विचलित होता है। इस वजह से उसके दो यानी फोकस बिंदु जो होता है वो रेखीय रूप से वितरित हो जाता है, यानी एक फोकस बिंदु यहाँ होता है, एक यहाँ दिखाई देता है ना, ये लाल रंग के लिए, ये बैंगनी रंग के लिए, है ना। तो फोकस दूरी किसके लिए ज्यादा है, लाल रंग के लिए ज्यादा है। इसके बाद में सवाल नंबर 11 देखो कि किसी लेंस की शक्ति क्या है यदि निकट दृष्टि दोष का दूरस्थ बिंदु 200 सेंटीमीटर दूर हो। शक्ति कैसे निकालते हैं, P बराबर 1/f, f को लेना है मीटर में, तो P बराबर 1/200 को लिख सकते हैं 2 मीटर, तो P बराबर हो जाएगा 0.5। अब हम जानते हैं निकट दृष्टि दोष के अंदर कौन सा लेंस काम में लेते हैं, अवतल, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए -0.5 डायोप्टर, डी का मतलब डायोप्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके, ये वाला ऑप्शन सही है। तो सवाल नंबर 12 में रहता है मानव नेत्र होते हैं परिवर्तनशील फोकस दूरी के अभिसारी लेंस, नियत फोकस दूरी के अभिसारी, परिवर्तनशील फोकस दूरी के अपसारी और नियत फोकस दूरी के अपसारी। तो ऐसा होता है हमारे मानव नेत्र लेंस। कौन सा लेंस है ये अभिसारी लेंस है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बचे। अब इसकी जो फोकस दूरी होती है, हमारा जो नेत्र लेंस होता है वो सिलियरी मांसपेशी द्वारा जुड़ा होता है, जो हमारे लेंस की फोकस दूरी को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, इसलिए ऑप्शन इसमें पहला सही है। अब देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 13, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के परिकेंद्रण के कारण, आपको अच्छे से पता है, कई जगह प्रकाश का परावर्तन है, ये गलत है, ये नहीं होगा। एक अपवर्तक दूरदर्शी में होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस, दो अवतल लेंस या दो अवतल दर्पण, कौन सा ऑप्शन सही, दो उत्तल, है ना, दो उत्तल होते हैं। ये क्या है, अपवर्तक दूरदर्शी है, तो आगे वाला तो होता है इस प्रकार का, है ना, और पीछे वाला होता है ऐसा, दोनों उत्तल लेंस होते हैं, है ना। तो ये आपके हो जाते हैं कितने, 14 सवाल। अब देखो सवाल नंबर 15 जो है वो मैं आपको ऐसे बता देता हूं, वो काफी अच्छा सवाल है भाई, वो है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने से संबंधित। जैसे मैं आपको कहूं कि एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर और इसका अपवर्तनांक है 1.5, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे बताओ, देखिए ये इनकी क्या है, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या सॉरी, है ना, ये R1 की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है। तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। तो देखो 1/f बराबर म्यू की वैल्यू 1.5, यानी 1.5 में से गया तो कितना बचा, 0.5 में क्या लिख सकते हो, 1/2, ये हो जाएगा 1/10, है ना। जो पहले आता है उसको R1 मानना है, जिसमें प्रकाश की किरण पहले आपतित होती है, माइनस माइनस प्लस 1/20। ज्यादातर स्टूडेंट यही गलती करेंगे, इसको -20 की जगह 20 ही ले लेंगे, है ना। जबकि अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी तो वक्रता त्रिज्या इधर है और इसकी इधर है ना, R2 इधर है, तो प्रकाश अगर इधर जाएगा तो इसको इधर से मापेंगे तो किस कार्टेशियन परिपाटी के अनुसार नेगेटिव लेंगे, तो +20 हो जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर लेना आगे, है ना। तो ये आपके सवाल 15 हो जाते हैं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, ध्यान रखना है इसके अंदर, है ना। तो आपके इस प्रकार इसके लगभग 15 सवाल हो जाते हैं। ऑप्टिक्स के जितने जो यानी मैंने कोशिश की है कि हर एक टॉपिक से एक एक सवाल उठाऊं, तो बाकी काम कल की क्लास में पढ़ेंगे, और आज के लिए इतना ही बहुत है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।